नमस्कार, आप सबका स्वागत है खास मुलाकात में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि किसी भी मैं कहूँ कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद और एक्स बीजेपी झारखंड हेड दीपक प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ धन्यवाद फ्रेम धन्यवाद। पर। तो आज हम दीपक जी से पॉलिटिकल बातें करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो इतना लंबा जो राजनीतिक संघर्ष रहा है और जिस तरीके से ये समाज के कार्यों में लगातार जुड़े हुए रहते हैं, तो इन सब की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से शुरू हुई। तो दीपक जी, दीपक प्रकाश कौन है ये दीपक प्रकाश? दीपक प्रकाश एक सामाजिक कार्यकर्ता का नाम है जो सामाजिक जीवन संवेदनशीलता के साथ समाज के दुख को समझने का एक व्यक्ति का नाम है। और दुख, उसके दुख में शामिल होना और उसके दुख के साथ साझा होना और उनकी समस्याओं को निदान करने का जज्बा रखना, ये दीपक प्रकाश हमेशा अपने जीवन में उतारने का काम करता है। जहाँ तक आपने कहा कि दीपक प्रकाश है कौन, विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संपर्क जी और उसके बाद संघ का एक स्वयंसेवक की भूमिका अदा करते हुए विद्यार्थी परिषद में लगातार अपने जीवन को खपाने का काम करना, विद्यार्थियों के बीच में काम करना, नौजवानों के बीच में काम करना और उस वक्त संघर्ष के रास्ते को आगे बढ़ना और नौजवानों को एकत्र करना। और एकत्र इसलिए करना कि उस वक्त की जो शासन व्यवस्था थी, शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षाओं में कदाचार रुके, इसके लिए संघर्ष करना, ऐसे कई मुद्दे थे। तो हमने हमने जो सुना है कि दीपक प्रकाश बचपन से ही उनको एक मतलब उनके अंदर एक नेता बनने का गुण था। वो लोगों को एकत्र कर लेते थे और अपनी बातें जो थे वो किसी न किसी मंच से लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये सारी जो कहानियां हमने सुनी है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, तो मैं विद्यार्थियों के बीच में कोई बड़े समूह के बारे में विचार नहीं करता। छोटे छोटे 10, 5, 20, 25, 50 नौजवानों से संपर्क करना, संवाद करना, फिर उनके साथ बैठना और उनके साथ ज़रूरत हो तो सिनेमा भी देखना जी, और उनके साथ खेल कूद में भी प्रतिभागी बनना। उस समय में सिनेमा का बहुत ज़्यादा रोल हुआ निश्चित तौर करता पर था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि युगानुकूल आदमी को बनने की आवश्यकता है। नौजवान आज अगर मोबाइल में अपने आप को समा रहा है तो आप मोबाइल से दूर होकर के नौजवानों से बात नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो परिस्थितियाँ थी, उस वक्त सिनेमा एक मुख्य चीज़ था, खेल कूद एक बहुत बड़ा संपर्क जी, और संवाद करने का था। तो जमशेदपुर में मैंने विद्यार्थी परिषद के बीच में काम करने का काम किया। आरएसएस की तरफ आपका झुकाव कब बढ़ा? जमशेदपुर में एक मैदान है, आम बगान मैदान, जी, वहाँ शाखा लगती थी, वहाँ मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट खेलते खेलते बॉल शाखा जहाँ स्थल है वहाँ जाया करता था। फिर आहिस्ते आहिस्ते बॉल का जाना रुक गया और मेरा जाना शुरू हो गया। जी, तो क्रिकेट के माध्यम से मैं कह सकता हूँ मैं शाखा में गया और शाखा में जाने के बाद मैं शाखा के लोगों के साथ देश क्या होता है, राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है और उसमें नौजवानों की भूमिका क्या है, एक समसेवक की भूमिका क्या है, एक भारतीय की भूमिका क्या है, इसको मैंने समझने का प्रयास तो उस वक्त के जब आरएसएस में जाना आपने शुरू किया था, तो उस वक्त आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक प्रदेश के देश के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, सांसद भी बन जाएंगे? किया। नहीं, ये हम लोग जिस कालखंड में काम में जुटे थे वो तो सैद्धांतिक अधिष्ठान का था। उस वक्त कल्पना भी नहीं कोई सोचा था कि भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी। ये भी कल्पना में नहीं थे कि भाजपा की सरकार बिहार या फिर झारखंड में हम सब लोग बना पाएंगे। हम लोग की कल्पना में ना विधायक था ना सांसद था, बस एक पागलपन था, एक पैसन था। और वो पैसन ये था कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक
उसके अंदर संवेदनशीलता का जरूर आधार स्तंभ होना चाहिए। और हम लोगों ने लगातार काम किया, इसलिए अपने लिए नहीं, कभी अपने मैं पर हम लोगों ने विचार भी नहीं किया। परिस्थितियों का निर्माण होते गया, फिर मैं युवा मोर्चा में आया, मैं भाजपा में आया और लगातार पार्टी के संगठन में ही काम मैंने किया है। ज़्यादा समय अपने मेरे जीवन का संगठन में ही गुजरा है। ये तो पार्टी नहीं तो इतनी बड़ी जो बीजेपी है, इतनी बड़ी जो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, उसमें एक कार्यकर्ता को इस लेवल तक पहुंचाना, ये हर कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। ये आपको मिला तो वो क्यों मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है पूरे भारतवर्ष में जहां कार्यकर्ता और सिर्फ कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के गुण, प्रतिभा को जांचा जाता है, परखा जाता है और उसको उचित सम्मान दिया जाता है। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था, दरी भी बिछाया हूँ, कार्यालय का में खाना भी बनाया हूँ और कार्यालय के में झाड़ू भी लगाया हूँ। मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लोगों ने देखा है, एक ईश्वरीय काम करते हुए मैंने आगे बढ़ा है। कार्यकर्ताओं के बीच में संबंध, संवाद, फिर संघर्ष में विश्वविद्यालय में संघर्ष, कॉलेज में संघर्ष, और हर बार संघर्ष में अगुआ रहा हूँ। लाठी मुझे काफ़ी खानी पड़ी, कई आंदोलन, कितनी बार जेल भी गए हैं? लगता है 9-10 बार तो जेल गए, जेल तो गई। चाहे कश्मीर का सवाल, आसाम के आंदोलन में हम लोग आसाम तक पहुँचे, गुवाहाटी का आंदोलन किए, लाल चौक के में झंडे फहराने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचने का काम किया। द्वितीय राजभाषा हो, प्रेस बिल हो, ऐसे कई आंदोलनों का श्रृंखला था विद्यार्थी जीवन में। उस वक्त भी हमने काम किया। प्रेस बिल जब रघुनाथ मिश्र की सरकार थी तो प्रेस बिल आया था, सेकंड लैंग्वेज उर्दू को बनाने का काम था, तब हम लोगों ने विरोध किया था। लालू यादव के तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में हम लोग कई बार जेल गए, कई बार लाठीचार्ज में हम लोगों को, हमारे ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर हुआ। तो संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के माध्यम से हम अपने विचारों को ले जाने का काम किया और ईश्वरीय कृपा है कि पार्टी ने संघर्ष, जो आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, संघर्ष ही जीवन है। तो अगर मैं अब 2024 पर आ जाऊं तो वो संघर्ष कहीं डगमगाता हुआ दिखा। आप विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं? जी, देखिए, विधानसभा का चुनाव का परिणाम हमारे लिए निराशा का रहा है। वही मैं कहा कि वो संघर्ष यहाँ पर रंग नहीं लाया। चुनाव में कभी अच्छे परिणाम आते हैं, कभी बुरे परिणाम आते हैं। आशा के विपरीत परिणाम आया, लेकिन मैं मानता हूं कि झारखंड की भूमि भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि है। हम चुनाव हारे, मैदान नहीं हारे। चुनाव में हार जीत लगा रहेगा, लेकिन ये भूमि भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे सैद्धांतिक अधिष्ठान में लगे हुए पूर्वजों के द्वारा बनाई गई उर्वरा भूमि है। इसलिए पूर्वजों को याद करना है, हम साथ जो लोग हैं उनको साथ लेना है, नौजवानों के साथ मिल करके फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना है। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना था, उस वक्त भी पार्टी चुनाव हार चुकी थी 2019 जी 19। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मानसिकता डगमगा गई थी। उस वक्त मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बना था, तो सबसे पहला काम कार्यकर्ताओं का मनोबल को बढ़ाना और कार्यकर्ताओं के मनोबल के आधार पर संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूत करते हुए समाज की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए संघर्ष करना और उस संघर्ष के माध्यम से फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है। तो 2019 में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद 2024 में भी पार्टी चुनाव हार गई। उस वक्त कार्यकर्ताओं का मनोबल ऑब्वियस सी बात है कि जरूर गिरा होगा। 5 साल आप लोगों ने कार्यकर्ता को एकत्र किया, लेकिन 24 में भी वो परिणाम नहीं आया। तो अब जाके ऐसा नहीं लगता कि अब जो चुनौती है वो ज़्यादा मजबूत हो गई है, चुनौती ज़्यादा हो गई है? क्योंकि एक ओर जहाँ कार्यकर्ताओं को एकत्र करना है, दूसरी ओर जिस तरीके से राज्य की सरकार चल रही है
और सरकार के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाना, ये दोनों में समन्वय बनाना कुछ ज़्यादा कठिनाई भरा नहीं है? देखिए, कोई कठिनाई किसी चीज़ में नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारा जीवन पार्टी के लिए, और हम नहीं, ऐसे असंख्य कार्यकर्ता अपने जीवन को खपाने का काम किया पार्टी ने। अब मूल विषय है कि झारखंड आज जिस चौराहे पर खड़ा है उसका नाम है अराजकता। उसकी बुनियादी समस्याएं हैं, वो क्या है? विस्थापन का, पलायन का, धर्मांतरण का, लव जिहाद का, ऐसे कई उदाहरण जहाँ सैद्धांतिक विषय है तो व्यवहारिक विषय भी है। आज जो समस्या है, पानी की समस्या है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, बिजली की संकट है, और उसके अलावा सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, थाने में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। राशन केंद्र सरकार भेज रही है 5 किलो, लेकिन हाथ में पहुंच रहा है मात्र 4 किलो। 1 किलो चावल कहाँ जा रहा है? शराब घोटाले हुए, कोयले घोटाले हुए, जमीन घोटाले हुए, ऐसे कई मुद्दे हैं इस प्रदेश को। हम सब लोगों को इस पर विचार करते हुए हमको इन मुद्दों को जनता के बीच में उठाने की जरूरत है। और जनता आज इंतजार कर रही है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाए और हम जनता का समर्थन पुनः प्राप्त करेंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। आप कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो राशन राज्य सरकार को भेज रही है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। यही राज्य सरकार का कहना है कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने तो 1,500 करोड़, अगर मैं आंकड़े अगर सही कह रहा हूं, तो वो आप लोगों ने अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिए। देखिए, केंद्र सरकार ने तो भरपूर इनको आर्थिक सहयोग दिया है। मैं 2-4 को उदाहरण देना चाहता हूँ। जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, अपनी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि उस वक्त केंद्र सरकार के जो पैसे दिए जाते थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा पैसा हेमंत सोरेन की सरकार को अभी प्राप्त हो रहा है। तो इस सौतेलापूर्ण व्यवहार तो क्या कहा जाए? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर मैं आंकड़े के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने कहा कि केंद्रीय पैसे मेरे बकाए हैं कोयले के, ये इनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को अध्ययन ये करना चाहिए किसके पैसे, कब के पैसे, किस चीज़ के पैसे। ये कहेंगे कोयले के पैसे, ये कोयले के पैसे नहीं, जमीन अधिग्रहण के पैसे। और जमीन अधिग्रहण कब हुए थे? जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त के पैसे इनके कुछ बकाए हो सकते हैं। जब शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे उस वक्त के बकाए हो सकते हैं। भाजपा की सरकार, बकाए हो सकता है। बकाए पर बकाया, सूद पर दर सूद, और सूद इतना ज़्यादा बड़ा सूद खड़ा करके सूदखोर बनना और सूदखोरी करना क्या इस राज्य की नीयत और नीति है क्या? इसलिए केंद्र सरकार को इस प्रकार की झूठे आरोप से घेरने का प्रयास हेमंत सोरेन जी नहीं करें। सच तो ये है कि सरकारी राजस्व का लूट अगर कहीं हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। वित्तीय अराजकता कहीं पर हो रही है तो झारखंड में हो रही है। और इसका उदाहरण है इनके कई आईएएस अफसर जेल के हवाले में। क्या केंद्र सरकार ने इनको जेल भेजा है क्या? शराब घोटाला हुआ तो राजस्व के नुकसान हुए, जिसको मैंने लगातार उठाने का काम किया था प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। आज वो सच साबित हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए के नुकसान राजस्व में हुए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बालू के संदर्भ में बालू के पैसे राजस्व में आने चाहिए थे, राज्य के खजाने में आने चाहिए थे। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बालू के पैसे जो रॉयल्टी आना चाहिए था वो दलालों के पास जा रहे हैं, सत्ताधारी दल के पास जा रहा है, और ऐसे बिचौलियों के पास जा रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारी के पास जा रहा है। मेजर मिनरल्स हो चाहे माइनर मिनरल्स, सारे राजस्व, सारे रॉयल्टी के पैसे लूट हो रही है, लूटपाट हो रही है। कोयले में तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इस राज्य के अंदर हो रहा है। मैं भारत का नहीं करूँ, दुनिया का।
केवल धनबाद जैसे, धनबाद और कल धनबाद की मैं बात कर रहा हूँ, धनबाद इलाके में का जो कोयले का इलाका है जिसको BCCL के नाम से जाना जाता है, कुछ पार्ट हम CCL को भी जोड़ते हैं, कोयले की निकासी होती है, अवैध निकासी होती है। और वहाँ के बीजेपी सांसद भी लगातार इस बात को उठाते रहे। एक दिन में एक ट्रक नहीं, 2 ट्रक नहीं, 500 से 600 ट्रक अवैध निकासी होती है, और उसमें राज्य की सरकार का समर्थन है, संरक्षण है। पर टन पैसे वसूले जाते हैं, और किस हाकिम के पास पैसा पहुंचता है दुनिया जानती है। अगर इसकी जांच CBI से करवा दें, अगर दम है तो शराब घोटाला के जांच CBI से होनी चाहिए, क्योंकि वो तो मांग आप लोग कर चुके हैं। क्योंकि मैं लगातार ये कहता हूँ कि शराब घोटाला किसी एक राज्य में नहीं हुआ है, इसकी जड़ें छत्तीसगढ़ में। योजना बेंगलोर के 5 सितारा होटल में बनाई गई, और यहाँ पर इसकी सेशन झारखंड में हुआ, पैसे किसी दूसरे राज्य में भेज दिए गए। तो 4 राज्यों में अगर घटना घटी है, चीज़ें हुई थी, तो उसको क्या झारखंड का ACB जांच में न्याय कर पाएगा क्या? इसलिए राज्य की सरकार में अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी हिम्मत है, थोड़ा भी दम है, थोड़ा भी खम है, अगर बहुत दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है राज्य की सरकार, तो CBI से जांच करवा ले। और जांच क्यों नहीं करवा रही? अब जांच क्यों हो रहा है? जांच इसलिए हो रहा है कि कुछ साक्ष्य को मिटा करके बड़ी मछली को बचाया जाए। क्यों आज ही जो सिंघानिया ग्रुप है जो छत्तीसगढ़ का, उनको वारंट भी इशू हुआ है, लेकिन वो जिसको लेके वो मौजूद नहीं थे। खैर, ये तो घोटाले की बात हो गई। अब मैं आपसे झारखंड की बात करूं और झारखंड के मुद्दे की बात करूं, तो जिस तरीके से आदिवासियों की अस्मिता की बात पिछले इस सरकार के बनते के साथ शुरू हुई है। अगर मैं सिलसिलेवार ढंग से कहूं तो सरना धर्म कोड, जातिगत जनगणना, और फिर ये जो सीरम टोली फ्लाईओवर का जो मामला अभी जो चल रहा है, तो आदिवासी अस्मिता की बात, और जैसा कि आपने धर्मांतरण भी कहा, तो ये जो आदिवासी अस्मिता की बात है, इसको बचाने के लिए विपक्ष क्या कर रही है, और राज्य सरकार को आप लोग किस तरीके से इस मुद्दे पर उनके सामने अपना पक्ष रखने वाले? देखिए, आदिवासी और आदिवासियत को संस्कृति और परंपरा से जाना जाता है। जी बिल्कुल। और जो अपने परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति को छोड़ दे, उसको आदिवासी नहीं माना जाएगा। ऐसा हमारा नहीं, ये लोगों का भी मानना नहीं, बल्कि ये आदिवासी के धर्म, ये आदिवासी का धर्म, संविधान है। सही कह रहे हैं। खतरे वही है। आदिवासी समाज की संस्कृति, उसकी पूजा पद्धति, उसके संस्कार बदले जा रहे हैं। इसी की लड़ाई तो भगवान बिरसा मुंडा लड़े थे कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी परंपरा को बचाने के लिए। आज वो खतरे में है। और खतरे किससे? कोई इस सरजमी की धर्म से नहीं, हिंदुस्तान के किसी धर्म से नहीं है, एक ऐसे धर्म से है जो इस देश का नहीं, इस देश की परंपरा का भी नहीं है, विदेश से आया हुआ विदेशी धर्म से। इसको हमको समझना पड़ेगा। दूसरी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से आप ही जी अवलोकन करने का काम कीजिएगा। चूक हमसे भी हुई है। अभी मैं चूक इसलिए हमसे हुई है कि हमको सरना, मसना, धुनकड़िया या संथाल जाहिर स्थल, ऐसे जगह का हम सब लोगों ने अपने को उसमें समावेश करने का काम किया, उसको अपनाने का काम नहीं किया। दूसरी बात, आपने जो कहा कि देखिए, आदिवासी छला गया है, हमेशा छला गया है। और छला ऐसे गया है, कभी उसको नौकरी के नाम पर, कभी उनको नेतृत्वकर्ता के रूप में,
हमेशा छलने का काम किया, उनकी जमीन को ठगने का काम किया। बड़े बड़े उद्योग लगे यहाँ पर, चाहे कोल इंडस्ट्री हो, चाहे HEC हो, चाहे बोकारो हो, चाहे आप कह सकते हैं बांध जितने बने, डैम जिसको कह सकते हैं, वो विस्थापित हुए। आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हुए। उन विस्थापितों के दर्द को कोई समझा नहीं, उनको रिहेबिलिटेशन का कोई भी चिंता नहीं किया गया। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 47 पहले की बात कर रहा हूँ। ये झारखंड बनने की पहले की। झारखंड नहीं, हम बता रहे 47-48 से लेकर, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो विस्थापन एक बहुत बड़े मुद्दे थे, उनको अपने घर में ही पराया बनना पड़ा। मैं तो यहाँ का रहता हूँ। दूसरी बात आपने जो कहा कि इनको राजनीतिक दृष्टिकोण से ठगने का काम किया गया, इनको वोट बैंक बना करके रखने का काम किया गया। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगा, रोकना नहीं, टोकना चाहूँगा। ये जो राज्य सरकार है, अभी जो सरकार है, इनका ये दावा है कि 20 साल तक तो आप लोगों ने झारखंड को चलाया, तो आप लोगों ने इनके लिए क्या किया? आप लोगों ने इनको रोकने का काम क्यों नहीं किया? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमसे ज़्यादा शासन इन लोगों ने चलाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रपति के कार्यकाल को देख लीजिएगा तो राज्य बनने से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा शासन इन लोगों ने चाहे। राष्ट्रपति शासन भी इन लोग, राजभवन इनके इशारे पे काम करती थी। तो ये अलग विषय, लेकिन मूल विषय ये है, सबको समझने की जरूरत है कि ठगे गए, और इसको ठगने का अगर किसी ने काम किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों ने किया। क्योंकि इनको इनके बीच में जाकर के भ्रम की स्थिति पैदा करना, भाजपा आपका विरोधी है, दुश्मन है, ऐसे वगैरह। मतलब जब इनके पास सत्ता आई तो आदिवासी समाज को लॉलीपॉप देने का काम किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर हम आगे काम करेंगे। क्या हो गया 1932 के खतियान? हम तो कहते हैं लागू करो। हम तो कहते हैं कि स्थानीय नियोजन नीति का क्या हुआ? किसी आदिवासी को न्याय देंगे, मूलवासी को न्याय देंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया इनका नियोजन नीति? कहाँ गया 1932 का खतियान? ये सिर्फ राजनीतिक घोषणा है इनका, और राजनीतिक घोषणाओं के माध्यम से आदिवासी और मूलवासी समाज को झांसे में रखना, ये काम हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार करते आई। और जिसके कारण तो इस पे इनका भी तर्क ये है कि आप लोग सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, सरना धर्म कोड दे दीजिए, ये फिर उसको लागू कर देंगे। देखिए, सरना को सबसे ज्यादा जिन लोगों ने नुकसान किया है, जो उसको समझने की जरूरत है। सरना हमारी जीवन परंपरा का बहुत बड़ा भाग है। सरना संस्कृति संस्कार की अगर कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संथाली को 8वीं अनुसूची में किसने शामिल किया? अटल जी की सरकार। जी, सही। आदिवासी समाज को अलग मंत्रालय बना करके आदिवासियों की कल्याण की योजनाएं किसने चलाया? अटल जी, मोदी जी की सरकार ने किया। आप भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजाति गौरव दिवस बना करके जनजातियों का गौरव भारत में नहीं दुनिया में पहुंचाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। पहली बार एक महिला, आदिवासी संथाली महिला को राष्ट्रपति किसने बनाया? तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। देश के कई हिस्सों में आज मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज के लोग शपथ ले रहे हैं, तो ये किसने किया? तो आदिवासियों के जो बजट थे आदिवासी कल्याण के लिए, वह आज विशाल स्वरूप में है, तो ये किसने किया? वो पार्लियामेंट के अंदर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति की स्थापना करना,
यह कोई किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके उलट अलग राज्य की बात करेंगे तो अलग राज्य झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो दूसरे तरफ मैं आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं कि अलग राज्य हमने बनाया, तो आगे मैं बढ़ाता हूं इसको। इन लोगों ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया? केवल कभी पिता मुख्यमंत्री, कभी पुत्र मुख्यमंत्री, कभी मां सांसद, तो कभी बहू विधायक, कभी भाई विधायक। आदिवासी समाज में और कोई दूसरा नहीं है क्या नेतृत्व करता है? परिवारवाद से ग्रसित होते हुए इन लोगों ने काम किया। अब मैं दूसरी बात करना, झारखंड आंदोलन को किसने बेचा? एक नहीं अनेक बार बेचने का काम झारखंड आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकतंत्र का, लोकसभा में, वहां पर भी नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए पैसे के लेन देन किसने किया? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। और उस वक्त अगर पैसे लेने के बजाय झारखंड बन जाए, ये शर्त अगर पॉलिटिकल झारखंड मुक्ति मोर्चा उस वक्त सरकार के मुखिया नरसिम्हा राव के पास कहा जाता और अलग राज्य उसी वक्त बन सकता था। तो इन लोगों ने राजनीतिक रूप से अपने आप को हमेशा गिरवी रखने का काम किया है। इसलिए क्या कहेंगे आदिवासियों की हित की बात? इनके पास है क्या तर्क? अगर आदिवासी की बात अगर वो करना चाहता है तो गांव और टोले में चलें, बस्तियों में चलें और बताएं कि पहले की सरकार, हमारी सरकार, रघुवर दास की सरकार आदिवासी समाज के पाहन को पैसे दिया, आर्थिक रूप से सहयोग करती थी, उसको बंद किसने किया? आदिवासी समाज ही यहाँ पर किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए 6,000 रुपये और प्रति एकड़ 2,000 रुपये रघुवर दास की सरकार थी, इसको किसने बंद किया? आदिवासी समाज के लिए एक अहितकर काम, आदिवासी किसानों के लिए अहितकर काम था, किसने किया? तो इन्होंने किया। तो कौन सा आदिवासी कल्याण के लिए काम करे? तो अपने परिवार, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। अब एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, समय का भी अभाव है, कि दीपक प्रकाश जिन्होंने, आपने राजनीतिक पे बात हम कर लिए, फिर हमने आपके जीवन शैली पे भी बात कर ली। अब एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हो गए, तो 11 साल की उपलब्धियां अगर मैं आपसे 1 मिनट में अगर सुनना चाहूँ और दर्शकों को भी अगर 1 मिनट में आप समझा पाए, 11 साल 1 मिनट में। 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित। 11 वर्ष अमृतकाल में भारत को विकसित करने का संकल्प। 11 वर्ष में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, आदिवासी, दलित समाज और देश को समावेशी विकास करने का संकल्प। 11 वर्ष भारत को गौरव बढ़ाने वाला वर्ष। भारत का नाम दुनिया में आज एक शान और शौकत से लिया जाता है, और अब विकास भी और विरासत भी। ये संकल्प 11 साल में पूरा हुआ। आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनेगा, ऐसा विश्वास है, क्योंकि आज हम 4थे नंबर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था का नाम भारत है। इसलिए हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान और हर व्यक्ति का अभिमान भारतीयता होने का कारण बना है, और हर भारतीय आज खुश है और ये कह रहा है कि एक बार नहीं अनेकों बार नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्वकर्ता बने। यही शुभकामना है हमारे लिए। तो ये थे दीपक प्रकाश, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। हमने इनके जीवन के पहलू को समझा, हमने झारखंड की राजनीति को समझा, और हमने 11 साल के नरेंद्र मोदी के सरकार के उपलब्धियों के बारे में समझा। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी किसी बड़े शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए जोहार।